नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। हाल के दिनों में ये सवाल खूब जोर शोर से उठे कि क्या अफ्रीकी नागरिक हमारे देश में नस्ल भेद के शिकार हैं। दरअसल दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 20 मई को एक ऑटो किराए के झगड़े में कॉन्गो नागरिक की हत्या और उसके बाद 7 अफ्रीकी नागरिकों पर एक के बाद एक 3 हमलों ने अफ्रीकियों के साथ भारतीयों के व्यवहार को सवालों में ला खड़ा किया। सवाल इसलिए भी तेज हुए क्योंकि इन घटनाओं से नाराज अफ्रीकी देशों के राजदूतों ने दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के आयोजित अफ्रीका दिवस समारोह का विरोध किया। हालांकि केंद्र सरकार के मान मनवल के बाद उनके लहजे में थोड़ी नरमी आई, लेकिन क्या इससे हमारे देश में अफ्रीकी नागरिकों के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार पर लगाम लगेगी, कहना मुश्किल है। माना यह जा रहा है कि ये वारदातें सिर्फ तात्कालिक अपराध की नहीं, बल्कि हमारे समाज में जड़ तक फैली धार्मिक, जातीय, नस्लीय पूर्वाग्रहों का परिणाम है। तो सवाल है कि सरकार को इससे कानूनी तौर पर निपटने की जरूरत है, या जैसा कि खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि बुद्ध और गांधी के देश में सोच को भी उस स्तर तक ले जाना है जहां हम अपने ऐतिहासिक विरासतों के अनुरूप व्यवहार कर सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 54 अफ्रीकी देशों के समूह के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मजबूत संबंधों के ऊपर क्या असर नहीं पड़ेगा। और आज इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ हैं कई खास मेहमान। उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह जोधका, आप समाजशास्त्री हैं, जेएनयू में प्रोफेसर हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं एसएन मालाकार, आप अफ्रीकन स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं आरपी सिंह, आप बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं। हमारे साथ संदीप बाली हैं, आप मेहरौली इलाके में आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट हैं। और हमारे साथ हैं अबू बकर सादिक अहमद, आप नाइजीरियन स्टूडेंट है, नाइजीरियन सिटीजन है यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे साथ एक और पुलिस अधिकारी, फॉर्मर आईजी पंजाब पुलिस के सी पाल सिंह हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर मौजूद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहने वाले तमाम नागरिक, कुछ छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। आपका भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। उम्मीद है कि आप लोग अपनी भावनाएँ और अपनी जो भी आपकी शिकायतें हैं वो सब खुलकर हमसे शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कॉन्गो के नागरिक मसोंदा केतादा ओलिवर की दिल्ली में हत्या के बाद अफ्रीकी देशों के राजदूत विरोध जताने पर उतर आए। तब भारत सरकार हरकत में आई, लेकिन उसके बाद भी अफ्रीकियों पर हमले की खबरें आती रहीं। अफ्रीकियों के खिलाफ बयानबाजी भी जारी रही। वो नाइजीरियन लोग, ये जो स्टूडेंट्स है वो गोवा में, इंडिया में आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, खुद का एक एफआईआर लॉन्च करते हैं, कोर्ट का मामला बनाते हैं और दे ट्राई टू स्टे इन इंडिया, वो गोवा। भारत सरकार के मनाने पर अफ्रीकी राजदूतों ने अफ्रीका दिवस समारोह का बॉयकॉट तो नहीं किया, लेकिन वो संतुष्ट भी नहीं हैं। उनकी शिकायत है कि भारत सरकार अफ्रीकियों पर जारी हमलों को नस्लीय अपराध मानने से इनकार कर रही है। ऐसे मतभेदों से भारत अफ्रीका संबंधों में पेचीदगी आने के अंदेशे पैदा हो गए हैं। दरअसल भारत और अफ्रीकी देशों में ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का ये भावनात्मक पक्ष था कि मोहनदास करमचंद गांधी की सत्याग्रह यात्रा दक्षिण अफ्रीका से ही आरंभ हुई। रंगभेद के खिलाफ गांधी जी के संघर्ष को आज भी अफ्रीका में याद किया जाता है। माना जाता है कि भारत और अफ्रीका के संबंध उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के दौरान और मजबूत हुए। हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भी अफ्रीका से संबंध बढ़ाने की कोशिशें तेज की। इसी प्रयास में पिछले साल भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। माना जाता है कि भारतीय उद्यम और तकनीकी क्षमता के साथ अफ्रीका के कुदरती संसाधनों का मेल हो तो ये दोनों की समृद्धि में एक नई कड़ी बन सकता है। भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार में भारी बढ़ोतरी भी हाल के दिनों में दर्ज की गई है। 2005 में ये 6 अरब डॉलर सालाना था, जो कि 2013 में 64 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत में 30,000 अफ्रीकी छात्र रहते हैं। वे भारत के लिए विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत भी हैं। भारत अफ्रीका से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश भी कर रहा है।
फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिहाज से भी अफ्रीका से संबंध भारत के लिए अहम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का भारत का सपना पूरा हो, इसके लिए भी जरूरी है कि अफ्रीकी देशों का एकमुश्त समर्थन भारत को मिले। तो अफ्रीकियों की शिकायत दूर करना भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। अफ्रीकी राजदूतों का ये भी कहना है कि काली त्वचा के कारण भारत में अफ्रीकियों पर तंज कसे जाते हैं। आम व्यवहार में अक्सर उन्हें नीची नजर से देखा जाता है और यही भावना कई बार उनके प्रति हिंसा में तब्दील हो जाती है। तो सवाल ये है कि अफ्रीकियों से होने वाले व्यवहार के पीछे नस्लीय मानसिकता होने की बात मान लेने में हर्ज क्या है? क्या अब इस सवाल पर हमें आत्मविश्लेषण नहीं करना चाहिए कि अफ्रीकियों की बात में दम है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अपने समाज में गोरे रंग को खास महत्व देने की प्रथा मौजूद है। पश्चिमी देशों ने अपने यहाँ रंग भेद को खत्म करने की शुरुआत इस बुराई की मौजूदगी को स्वीकार करते हुए की। कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हमले हुए तो वहां की सरकार ने उनके पीछे नस्लीय पहलू होने से इनकार करने की कोशिश नहीं की। क्या ऐसी स्वीकारोक्ति से भारत की बदनामी होगी? क्या उससे सामाजिक बुराइयों और पुरातन पूर्वाग्रहों से उबरने का भारतीय समाज का संकल्प जाहिर नहीं होगा? और क्या ऐसा करने से अफ्रीका से हमारे संबंधों में अधिक प्रगाढ़ता नहीं आएगी? अबू बकर, मैं अपनी चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप हिंदी थोड़ा बहुत ज़रूर समझते होंगे। सरकार ने अपनी तरफ से कार्रवाई की, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, आप लोगों को आश्वासन भी दिया गया, लेकिन उसके बाद से हालात क्या कुछ बदले हैं? एक्चुअली ये बहुत दुख की बात है कि हम अफ्रीकन स्टूडेंट यहाँ बिल्कुल सेफ नहीं है और ये इंसिडेंट हमारा साथ बढ़ता जा रहा है हर दिन। अगर आज मेरा नहीं है तो मेरा दोस्त का होगा। और लेकिन ये असुरक्षा की भावना कब से आई आप लोगों के अंदर? सॉरी, ये इनसिक्योरिटी की भावना कब से आई? कब से आप लोग ये महसूस कर रहे हैं? सरकार ने तो अपनी तरफ से एक्शन लिया, उसके बाद भी आप लोग इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं? सरकार तो पिछले इंसिडेंट में मना कर रही है, बोला ये रेसिस्ट अटैक नहीं है, ये माइनर केस है। कैसे बोल? मतलब सरकार के इतने एक्शन के बाद भी आप लोग अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाली जी, आप लोग को शिकायत क्या है? ये सरकार एक्शन ले रही है, आप लोगों के साथ पुलिस का कंसल्टेशन हो रहा है, इसके बाद भी उनके अंदर सुरक्षा की भावना क्यों नहीं पैदा हो पा रही है? जहाँ तक इनकी सुरक्षा की बात करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसे पूरी दुनिया के अंदर इस बात के लिए जाना जाता है कि अतिथि देवो भवो की प्रवृत्ति पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। अगर प्यार की कोई परिभाषा दे सकता है कोई देश, तो शायद वो हिंदुस्तान है। उससे बड़ा कोई देश अभी तक इस धरती पर है नहीं। उसके बाद भी अगर ये बात करते हैं कि असुरक्षा की भावना होती है, तो आपको इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी कोई प्रतिक्रिया होती है उससे पहले क्रिया का होना बहुत असंभव है। तो वो क्रिया ये है कि इनकी भावनाओं से हम अवगत हैं, हम इन्हें अपना प्यार भी देना चाहते हैं, इनको सत्कार भी देना चाहते हैं। लेकिन ये देश में जब हमारे आते हैं तो इन्हें अपने अधिकारों के बारे में तो पूरी चर्चा होती है, ये अपने अधिकारों के बारे में पूरे विश्व के सामने अपना रखते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब जब अधिकारों की परिभाषा दी जाती है, अधिकारों के साथ हमेशा कर्तव्य जुड़े होते हैं। और वो कर्तव्य होते हैं, जिस भी देश में आप जाते हो, जिस भी समाज में आप रहते हो, उस समाज के प्रति आपके उतने ही मूलभूत कर्तव्यों के लिए आपका दायित्व होना चाहिए जितने आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो क्या आप ये नहीं जानते? बाली जी, लेकिन मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। आपने शुरुआत की अतिथि देवो भव की भावना के साथ जी। जब आप अतिथि को देवता की तरह मानते हैं तो कई बार उसके साथ सम्मान का व्यवहार करें, क्योंकि आपने कहा कि क्रिया की ही प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो दूसरे खराब व्यवहार क्यों करेंगे? ये सवाल मेरा आपसे। यहीं से मेरा प्रश्न शुरू हुआ था और यहीं आपने उसमें उत्तर जोड़ा कि जब इन्होंने खुद अपने शब्दों में स्वीकार किया कि रिसेंटली, इनके इस शब्द से ही परिभाषित होता है कि ये खुद ही मान रहे हैं कि ये घटना हाल की है। रिसेंटली शब्द से ये नहीं कहा कि ये हम सदियों से इन पे अत्याचार करते आए हैं, ये अभी रिसेंटली ही क्यों हुआ? चलिए उनसे पूछ लेते हैं, क्या ये घटना अभी हाल की है, रिसेंट की है, या पहले से आप लोग ऐसा महसूस करते आ रहे हैं कि आप अनसेफ हैं? जो इंसिडेंट रिसेंटली में हुआ वो तो बहुत कुछ बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम ये तो बहुत परेशानी हो।
नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जब से हैं, आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? 2 साल। तो 2 साल से हैं, 2 साल से आप इसी तरह की इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं या हाल के दिनों में ये ज़्यादा बढ़ गई है? इनसिक्योरिटी तो है, लेकिन जैसा नहीं, जैसा अभी है नहीं। ओके, मतलब ये कह रहे हैं आप कि हाल के दिनों में ये ज़्यादा बढ़ी है। हाँ जी, सीपाल सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो पूरी समस्या है, सरकार उसे कानून और व्यवस्था के स्तर पर देखने की कोशिश कर रही है और उसी के जरिए उसका हल निकालने की कोशिश कर रही है। क्या ये पर्याप्त होगा? मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ कानून के तौर पर इसका हल नहीं निकलेगा। मेरे एक भाई ने अभी कहा कि जी हम तो बहुत सहनशीलता के देश हैं, हम तो बाहर वाले देशों के जो आदमी आते हैं मेहमान की तो हम भगवान समझते हैं। अरे क्रिया प्रतिक्रिया की बातें क्या है को करनी है। मैं कहता हूँ कहाँ है वो देश जिसमें इतनी सहनशीलता हम मानते थे? कहाँ है दोस्त जो हम हिंसा की रहनुमाई करते थे? कहाँ है जो जिसमें हर धर्म को हर जाति को हम कहते थे बराबर के हैं? कहाँ है वो परंपरा जिसमें हम ये कहते हैं कि जो बाहर से आता है वो हमारा भगवान है? ये सब बातें जो परंपरा थी, ये आहिस्ता आहिस्ता एक इसमें कुड़त्तन आने रह गए, एक इसमें जहरीलापन आ रहा था। अब कोई पहनने में बात होती है तो ये पहरावा ठीक नहीं है, खाने की बात हो ये फूड ये तरीका खाने का ठीक नहीं है, खेलने के मैदान में तो वहाँ खेलने के मैदान में क्रिकेट में ये साउथ अफ्रीकन है, ये पाकिस्तानी है तो उसका ठीक नहीं है। और इसी तरह से आपने पिछले दिनों में देखा कि महाराष्ट्र में कुछ एक जो आपने कल्चरल ट्रूप पे आए या कोई कवाली करने आता है या कोई पॉलिटिशियन को करनी है, तो ये जो इनटॉलरेंस है ये बढ़ती जा रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि आप ये सिर्फ सही कानून से ही इसको काबू कर लेंगे तो वो मैं नहीं समझता हो सकता है। कानून जरूरी है, कानून की जो है अवस्था, कानून का जो है डर, कानून का प्रभाव जरूर होना चाहिए, लेकिन ये हर चीज कानून के तौर पर नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपके मन में ही है कि नहीं जी पहले ये क्रिया करते हैं फिर हम प्रक्रिया करते हैं, अरे साहब आप तो गांधी जी कह गए कि आपको एक थप्पड़ गाल में मारो आप दूसरा दिखा दो। अब क्या बातें करते हैं? ये वही गांधी का देश है जिस गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए अपने सत्याग्रह की शुरुआत 100 साल से भी पहले दक्षिण अफ्रीका से की थी। ये वही गांधी का देश है जहां पर आज अफ्रीका के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। इसलिए काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं और काफ़ी तकलीफ हो रही है उन तमाम लोगों को जो अफ्रीकी लोग हैं और जो भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं और बेहतर रूप में देखते हैं। बहरहाल आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये मान लेने में सरकार को क्या हर्ज है कि दरअसल ये समस्या जो है वो नस्ल भेद की समस्या है, नस्लीय समस्या है? अमृता, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले तो मैं अपने जो अफ्रीकी मित्र आए हैं उनसे भी यहाँ पे जो स्टूडियो में हैं, जो सामने हैं, और जो बाकी मित्र हैं उनसे मैं एक देश का नागरिक होने के नाते से, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से माफ़ी मांगता हूँ और खेद भी प्रकट करता हूँ। जो आपके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पूरा देश आपके साथ है इसमें खेद प्रकट करने के लिए और चिंता करने के लिए भी। परंतु अमृता, आप उसको नस्लवादी कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नस्लवाद की परिभाषा क्या है? नस्लवाद की परिभाषा है जब आप एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति हीन भावना से देखता हो। नस्लवाद की परिभाषा है। मेरे यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम क्या आपस में एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं? हम कोई रंग भेद से देखते हैं? मैंने यहाँ ऐसे लोग बैठे जिनका चेहरा एक दूसरे से मिलता है नहीं, जिसके फीचर एक दूसरे से मिलते नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं हो एक दूसरे से, रंग नहीं मिलते होंगे। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनके जो काले रंग के हैं, हमारे खूब है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग इस प्रकार के हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया छोड़ दो, बाकी ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही जो काले रंग के हैं। हमारा कोई रंग भेद के कारण से कोई हीन भावना से देखा जाए ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे देश में सबसे ज़्यादा फेयर एंड लवली बिकती है। वो अलग बात है, वो उसके कारण वो शायद आप भी इस्तेमाल करती हूँ, बाकी लोग इस्तेमाल करते, उसका इशू नहीं है। वो विषय अलग अपनी जगह, परंतु विषय है कि उसका बिकने का कारण वही और होगा। कोई और है। हाँ, उसका हमारे देश में जब बहुएं ढूंढी जाती हैं तो सबसे कहा जाता है, सबसे पहले कहा जाता है गोरी और खूबसूरत बहू। इसका मतलब क्या है? आप इस बात को बढ़ावा, हमारे समाज में अंतर आप पूरे देश को सर उत्तर भारत के कुछ प्रदेशों से मत गिनिए। पूरे इस देश में उड़ीसा भी है, इस देश में मेघालय भी है, इस देश में गुजरात भी है, इस देश में कर्नाटका और केरल भी है। तो वहां पर नहीं कहा जाता कि हमारे यहाँ गोरी बहुएं चाहिए, समझे? वहां जैसी है वैसा है। तो वो उसका कारण
उत्तर भारत में कुछ अलग रहा हो, कुछ कारणों से बना, वो कारण बना, परंतु ये नहीं है कि हम काले के प्रति कोई हीन भावना से देखते हैं। हमारे यहाँ जो नहीं, हमारे मैंने सवाल ये किया था कि सरकार को ये मान लेने में हर्ज ही क्या है कि ये नस्लवाद के शिकार हैं, और फिर शायद इस मुद्दे को हल करना ज्यादा आसान हो जाता। वही तो कह रहा हूँ, नस्लवाद के शिकार तब हो जब कोई हीन भावना से देख रहा हो। ये मित्र बैठे हैं जिनके यहाँ किराएदार रहते होंगे, जिनके क्षेत्र में रहते हैं, क्या ये इनको हीन भावना से देखते हैं? ऐसा तो जो महसूस करते हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। उनसे महसूस करने सुनिए, आप महसूस कराइए, आपका काम है महसूस कराना। आप महसूस नहीं कराना चाहते, महसूस कराइए। हम आज से पहले तो ये बहस नहीं कर रहे थे। उसके चेहरे पे देखिए कैसी मुस्कुराहट है। हम आज से पहले ये बहस नहीं कर रहे थे आरपी सिंह जी। आप सुनिए, ये विषय पिछले कुछ दिनों में कुछ इंसिडेंसेस हुए, कहीं कुछ इंस्टांसेस हुए, उसके कारण अगर मैं इस ढंग से सोचूं, अभी हाल में एक टैक्सी ड्राइवर को कुछ लोगों ने पीटा, उसमें एक किसी अफ्रीकी कंट्री की एक बहन भी थी जिसने पीटा। अब मैं उसको क्या सोचूं कि वो उसके प्रति हीन भावना से देख रहे हैं, वो नस्लवाद का इशू है? ऐसा नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कि किराया का इशू था, किराया नहीं दिया। तो ये लोकल इश्यूज हैं, लोकल कई छोटे छोटे हुआ। हाँ, ये हुआ कि पिछले 2 महीनों में जरा ज्यादा हो गए, कुछ कई झगड़े ज्यादा हो गए, किसी दो ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हाल के दिनों में झगड़े ज्यादा हुए, ये नस्लवाद का इशू नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप इस पर लगातार काम कर रहे हैं और ऐसे अफ्रीकी नागरिकों के साथ आपके बेहतर संबंध भी होंगे अगर आप उस दिशा में काम कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ हाल की घटनाओं का मामला है या लंबे अरसे से उनको ये भेदभाव की भावना झेलना पड़ रहा है? हमारे देश में 2 दर्शन की धाराएं हमेशा रही है। एक दर्शन में असहिष्णुता मौजूद रही है और दूसरे दर्शन में अहिंसा की भावना मौजूद रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी साफ कहा था कि अवर्ण और सवर्ण 2 धाराएं यहाँ इस देश के अंदर रही है, अन्यथा आर्य रेस और द्रविड़ रेस की बात चर्चा इस देश के अंदर नहीं होती। हमारे समाज का जो समाजीकरण हुआ वह बहुत दिनों तक, जब हम उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ रहे थे तो सोशलाइजेशन का प्रोसेस काफ़ी मजबूत था। उसमें हमने साझी संस्कृति का विकास किया और रेसिज्म के कंटेंट को कम किया, लेकिन ज्यों ही उपनिवेशवाद खत्म हुआ त्यों ही रेसिज्म का मामला धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ता गया, क्योंकि हिंदुस्तान के राजनीति में जो असहिष्णुतावादी और जो दूसरी धाराएं थी, बुद्ध, महावीर और चरवाक के उलट जो धाराएं थी, हिंदूवादी धारा, वो असहिष्णुता के ऊपर पूरी तरह जोर दिया। और इसका कारण है कि 2 वर्षों के अंदर, क्यों हम कहते हैं 2 वर्षों के अंदर हम लगातार असहिष्णु होते गए और सहिष्णुता का समाजीकरण बहुत ही कमज़ोर हुआ है। और इसलिए हमारे में तो पूर्ण रूप से मौजूद है, यहाँ जातवाद है, यहाँ धर्मवाद है, यहाँ क्षेत्रवाद है, ये सब क्या है, रेसिज्म और समाज के विभाजन के मुख्य रूप से हिस्से हैं। और इसलिए नस्लवाद हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में शुरू से ही जब समाज आप ये कह रहे हैं कि हमारे सामाजिक जीवन में ये जड़ों तक है और इसलिए ये कई बार ऊपर छलक कर आ जाता है जब उसको फलने फूलने का मौका मिलता है। लेकिन मैं ये आपने ये भी कहा कि असहिष्णुता भी है और अहिंसा भी है, 2 धाराएं साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन ज्योतिकर साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये संभव है कि रंग भेद की भावना को मिटाया जा सके? मिटाया जा सकता है, लेकिन उस तरह से नहीं मिटाया जा सकता। आप अगर पास्ट की ग्लोरी को आप सेलिब्रेट करेंगे, फिर आप उसी लाइन पे आ जाएंगे कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है। बुराई तभी आती है जब सामने वाला बुराई करता है। तो हमें चलना इस बात से पड़ेगा कि आज हम एक नए तरह के समाज में रह रहे हैं। उस नए तरह समाज की कोई पुरानी समस्याएं भी हैं, लेकिन नई समस्याएं भी हैं। हमारे देश में शायद उस तरह का रेसिज्म नहीं है जो नस्लवाद जिसको कहते हैं, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में है या अमेरिका में है, लेकिन हमारे यहाँ में बहुत भयंकर किस्म का रंगवाद है। रंगवाद जो है, एक परिवार में भी, जैसे आप कह रहे थे, आपको बहू लेनी है तो वो गोरी लेनी है। घर के 2 बच्चे होते हैं, लड़की का रंग काला है, लड़के का रंग गोरा है, तो माँ को भी बुरा लगता है कि मेरी लड़की तो काली है। तो उसको एकदम से हीनता का एहसास करवाया जा सकता है, करवाया जाता है बड़ा एक्टिवली। और वो हीनता का एहसास हर जगह पे मिलता है आपको। बम्बई की जो मूवीज़ आती हैं बॉलीवुड की, उसमें भी वो रीइंफोर्स किया जाता है। दूसरी बात ये है कि जो हम आज का जो शहरी समाज है, जैसे दिल्ली है, ये एक नए तरह का समाज है, ये पुराना समाज नहीं है। हाँ, जातिवाद एक अपनी जगह पे है या पुरानी बात यार अपनी तरह की है, लेकिन आज का जो नया शहर है उसकी डाइवर्सिटी एक अपने तरह की है। और ये जो नया नस्लवाद अभी है, ये किसी ना किसी तरीके से वो क्लासिकल रेसिज्म जो वेस्ट में है उस तरह का भी हो रहा है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, क्योंकि हमें पैटर्न्स को देखना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा उसमें वो एलिमेंट है कि नहीं है। हो सकता है ये ओकेजनल एक्सीडेंटल इंसिडेंट हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पैटर्न रहा है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर अटैक हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मर्डर किया गया है। तो सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है, जैसा सिंह साहब ने कहा, कि हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। रिकॉग्नाइज करके फिर उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए है क्या चीज। और जब अंडरस्टैंड करने जाएंगे तो उसमें रेसिज्म के एलिमेंट हैं,
चाहे वो रंगवाद में आए, चाहे वो अदरवाइज आए, और हम कोई इतने दो ग्रेट लोग बातें नहीं हैं, हैं, हम एक बहुत तो ये कि जजमेंटल हैं। हीनता के एहसास को कम कैसे किया जा सकता है, और दूसरी बात ये कि आपने यूरोपियन कंट्री का उदाहरण दिया, लेकिन ये भी सच है कि यूरोपियन कंट्रीज ने इस हीनता को या इस कमजोरी को पहचाना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना शुरू किया। हमने इस कमजोरी को पहचानने की कोशिश की है क्या? किसी लेवल पे हमने की है, जैसे हमने जाति को रिकॉग्नाइज किया है, उसमें रिजर्वेशंस हैं, उसके लिए एक्ट बनाए गए हैं। अगर एट्रोसिटीज होती हैं शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे प्रोविजंस हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क है, जो प्रियम्बल है या अदरवाइज फ्रेमवर्क है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काफी सारे वो हैं। किसी रंग भेद पे डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते, लेकिन सामाजिक तौर पे हमारे यहाँ उस तरह की कॉन्शियसनेस अभी डेवलप नहीं हुई कि रंग को लेके एक पॉलिटिकल इशू है। जब घर में एक लड़की को स्टिग्मेटाइज किया जा सकता है तो उसका रंग काला है, ये सिर्फ एक पर्सनल इशू नहीं है लोगों का, ये पॉलिटिकल इशू है। उसका जो सिटीजनशिप राइट्स है वो लिए जा रहे हैं उससे। जो रंग भाद है, हम भेद हमारे बहुत खतरनाक चीज है, और हम जो हमारी देश जो है, हम बहुत जजमेंटल है, हर चीज को जज करते हैं और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जितना मर्जी ग्रेटनेस कहीं रहा हो, मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन हम बहुत जजमेंटल हैं। कोई लंबा होता है तो उसकी इज्जत करते हैं, कोई मोटा होता है तो उसको रिडिक्यूल करते हैं, और ये हमारे कल्चर में है। इसको किस तरह से पॉलिटिकल ट्रांसलेट करके हम एक नई डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाएं, जो आप कर रहे हैं वो बड़ा जरूरी है। नहीं तो अदरवाइज हमारी डेमोक्रेसी है ही नहीं। किस बात की डेमोक्रेसी हुई अगर मेरी इज्जत नहीं है समाज में? तो जी एक लाइन केवल मैं भी इसमें जोड़ना चाहूंगा कुछ। जी, पहले इनको, जी। हाँ, पहले इनको। मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। आज के रेसिज्म में जो परोक्ष रूप से दो शब्द और जुड़ गए हैं, एक है राष्ट्रवाद और दूसरा जो है सन ऑफ द सॉइल। ये समय समय पर रेसिज्म के हिस्से बन करके हमारे सामने उभरते हैं, और आज की परिस्थिति में जो 2 वर्ष से हुआ है, वो राष्ट्रवाद और सन ऑफ द सॉइल का जो कंसेप्ट है उसमें भी रेसिज्म के कंटेंट। लेकिन मालाकार साहब, इन्हीं 2 वर्षों में अफ्रीका के साथ भारत के रिश्ते सुधारने की एक बड़ी पहल भी की गई है, और 2 दिन की प्रॉब्लम, 2 साल और पिछले साल हमने देखा कि 54 अफ्रीकी देशों को बुलाकर यहाँ पर शिखर सम्मेलन किया गया, और भारत और अफ्रीका के रिश्तों में लगा कि एक नया आयाम जुड़ रहा है। इसी 2 साल में ये सारी घटनाएं भी हुई। जी, इनकी टिप्पणी के बाद आपके पास आती हूँ। भारत अफ्रीका संबंधों का सबसे ज्यादा हम खुशफहमी में बहुत ज्यादा विश्लेषण करते हैं, लेकिन हमें कभी कभी आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी देखनी चाहिए कि भारत अफ्रीका के संबंध 1990 के पहले ज़्यादा सुदृढ़ थे बजाय 1990 के बाद। हम अफ्रीका को अब एक शोषण का केंद्र समझते हैं। बहुत सारे दुनिया के देश इसे कहते हैं कि उपनिवेशवाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कई आलोचनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि हमारा जो पुराना संबंध है उसकी नींव मजबूत रहे और उसके आधार पर नए जो संबंध बने वो बहुत अच्छे संबंध बने। जी, आरपी सिंह, मुझे कहीं ऐसा आभास हो रहा है कि हम लोग ना किसी हीन भावना से ग्रस्त हो गए, हम लोग खुद अपने आप से। अपने देश की जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, हमारी जो पुरानी रचनाएं हैं, हमारे जो सामाजिक सिस्टम्स हैं, हम उनके प्रति जैसे हमारा कोई हीन भावना होगी। इन्हीं सच रचना के अंतर्गत राम के टाइम से लेकर, मैं इसलिए कहा उनसे पूर्व में हो सकता है, हमारे यहाँ भील, हमारे यहाँ जो जातियाँ हैं, उन सबके साथ मिलकर काम हुए हैं। ये नहीं कि कोई एक जाति को लेकर, और आप बार बार उसको जो रंग भेद की बात कर रहे हैं, जो फेयर एंड लवली की बात कर रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत मुझे अटपटा लग रहा है। और ये जो घटना हुई है, ये घटना वापस से कह रहा हूँ, ये इंडिविजुअल इंस्टांसेस हुए, कहीं कहीं कुछ इंस्टांसेस हुए हैं। वो ये हुआ कि पिछले कुछ दिनों ज़्यादा हुए। हाँ, उसके लिए जो करने की जरूरत है, जो आज करने की जरूरत, जिसमें आप एम्फेसिस कर रही हैं, उसमें कुछ कानूनी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स की भी चिंता करने की जरूरत, नॉर्थ ईस्ट से जो लोग यहाँ आते हैं उनकी भी चिंता करने की जरूरत है कि उसमें एक कानून है अंडर 53 आईपीसी के अंडर 53 सी के अंदर, उसके अंदर कुछ बदल करने की जरूरत है, और सरकार उसमें चिंता कर रही है कि उसमें चिंता बदल कर हम किस प्रकार उसमें। लेकिन सरकार, एक मिनट, मेरी बात पूरी होनी चाहिए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। आप देखिए, आप उनको पूरी करने देते, मुझे बात भी करने देते। मैं आपको बात करने के लिए अगला मौका दे रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, यही सरकार है जिसमें गोवा के मंत्री कहते हैं कि नाइजीरियन लोगों से प्रॉब्लम है, और यही सरकार है जिसमें वीके सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये कोई छोटी मोटी घटना है, इसको इतना बड़ा मानकर नहीं देखना चाहिए। अब ये 2 चीजें जो आप फिर देखिए, आपने मुझे बात पूरी करनी चाहिए, मेरी वाली बात को जो मैं शांत 153 सी के अंतर्गत रंग भेद को और जो फीचर्स को लेकर, जो आदमी के फीचर्स को लेकर, जो आदमी के नाक नक्श कैसे हो, उसको लेकर कोई अगर बातचीत हो, उसको इनकॉर्पोरेट करने की चिंता होगी। उसमें आगे कदम बढ़ाया है, और लगता है कि उसमें जल्द कानून के अमेंडमेंट करके उसकी चिंता भी की जाएगी कि उसमें रंग भेद भी आएगा, और उसमें अगर किसी के फीचर्स अगर मंगोलियन है या नॉर्थ ईस्ट के कुछ पर्टिकुलर फील्ड के हैं, तो उनको उसकी भी चिंता उसमें जोड़ी जाएगी। परंतु जहाँ तक आप कह रहे हैं, मैं वापस समझिए, और कहीं पे एक प्रदेश में कहीं कोई एक पर्टिकुलर एक 54 अफ्रीकी देशों से एक अफ्रीकी देश को लेकर, मतलब 54 अफ्रीकी देशों में एक अफ्रीकी देश को लेकर कुछ कंसर्न है, कोई उनके वहाँ के लोकल लॉ एंड ऑर्डर के कंसर्न है तो हैं,
और मैं वीके सिंह की बात से बिल्कुल सहमत रखता हूँ, ये जनरल नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि पूरी दिल्ली में कोई बड़ी मारो मार हो रही है। मैं सीपाल सिंह जी आपके पास आना चाहती हूँ। अभी आपने समाजशास्त्रियों की बात भी सुनी और पीड़ितों की बात भी सुनी और राजनीतिज्ञ की भी बात सुनी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कानून को समाज से और राजनीतिज्ञों से यानी राजनीति से किस तरह की अपेक्षाएं हैं ताकि इन मुद्दों को ठीक किया जा सके, इसको रिजॉल्व किया जा सके। मैं आपसे पहले बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कह देना, एक वक्ता ने क्या कि रंग की सिर्फ बात है, ये एक माइंड सेट बन गया है। आप देखिए जो भी अफ्रीकन कम्युनिटी के मैन हैं, आदमी हैं, उनको ये कहते हैं ये डम है, ये वायलेंट है, और ये आम तौर पर कहा जाता है डम है, डेंजरस है, वायलेंट है। जो औरत होती है अफ्रीकन कम्युनिटी के, उसको कहा जाता है ये तो सेक्स वर्कर है, ये तो ड्रग ट्रैफिकर है। आप देखिए ये कह देना, सिर्फ कह देना कि हम रंग की वजह से नहीं है, ये जो एक माइंडसेट आज का जो मुद्दा है वो अफ्रीकन कम्युनिटी का आप लेकर चले हैं। ये कह देना कि अभी हुआ है, मैं तो समझता हूँ। आप देखिए ये लवली यूनिवर्सिटी जलंधर में हुआ 2013 के अंदर, वहां पे बहुत गड़बड़ हुई। उसके बाद पटियाला में हुआ, फिर अफ्रीकन के ऊपर, उसमें बेंगलोर में हुआ, पिछले साल राजीव चौक में मेट्रो के ऊपर हुआ। तो ये कह देने से कि नहीं, रंग की बात छोड़िए, आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि ये तो वायलेंट है जी, ये तो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं जी, ये तो सेक्स वर्कर हैं जी। तो आपने उनका अपने माइंडसेट के मुताबिक, और दूसरी बात, इनका कल्चरल डिफरेंस है आपसे। ये गाना बजाना खाना पीना में बिलीव करते हैं, जो आप लोग बहुत ज्यादा आजकल उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो गया। वो अपना लकी फ्री गोइंग पीपल हैं, खाते भी होंगे जो आपके कल्चर को नहीं सूट होता, पीते भी होंगे, डांस भी करते होंगे। उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि भाई इस एरिया में नहीं, इस एरिया में आ जाओ। अब उन्होंने कई दफा आपके बयान आए, उनके जहाज बैंड को अंदर जाने से रोका गया, उनके आदमियों को जाने के रेस्टोरेंट के अंदर जाने से रोका गया। अरे ये तो हम पहले सुनते थे जब गांधी जी ने लिया कि हाँ जी वो इस फर्स्ट क्लास के डब्बे में इंडियन नहीं आ सकता, इस रेस्टोरेंट में इंडियन नहीं आ सकता। आपने उन रेस्टोरेंट्स में, उन होटल्स में इनको जाने, उसके बयान है, पुलिस ने उनको पकड़ा है, उनको उसके खिलाफ उनको वार्निंग दी है। तो ये कह देने से कि हमारा माइंड, हम तो ठीक है कान लोग, ये नहीं है। माइंडसेट तो आपने एक कर लिया, उस माइंडसेट को आपको लोगों को सेंसिटाइज सिर्फ माफी मांगने से आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ माफी। आरपी सिंह जी किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर किसी भी रंग भेद के कारण से किसी को नहीं रोका जाता। ये पता नहीं आप कहां के चर्चा करें, दिल्ली के अंदर, देश के अंदर किसी रेस्टोरेंट के अंदर किसी रंग भेद के, दिल्ली छोड़िए किसी मंदिर, रेस्टोरेंट छोड़िए किसी मंदिर में अब छूट, हर जगह दिक्कत छूट दे दी गई है। आप ये जो कह रहे हैं, आप उसको जबरदस्ती उसको एक रंग से पोतना चाहती हैं, और आप गलत कर रहे हैं। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, आप उसको गलत कर रहे हैं। आप देश के लिए आप अलग से भावना बना रहे हैं और देश को, पूरे देश के लिए एक अलग रंग से पेंट कर रहे हैं आप देश को। आरपी सिंह जी सवाल सुन लीजिए, सिर्फ माफी मांगने की बात नहीं है, आपकी भावना का कद्र करती हूं मैं, और आपने माफी मांगी, ये स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि सिर्फ माफी मांग लिया जाए या सिर्फ कुछ एक्शन कर दिया जाए। सवाल ये है कि बड़े पैमाने पर, और आपकी बात नहीं है, सोसाइटी की बात मैं कर रही हूं, बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर ये जो सोच है कि उनका डील डॉल ऐसा है, वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, वो ऐसे रहते हैं, वो शोर करते हैं, वो जोर जोर से बातें करते हैं या गाना गाते हैं। क्या हमारे समाज में ऐसा नहीं है? क्या हम लोग जगराते नहीं करते हैं? क्या हम लोग पूजा पाठ में लाउड स्पीकर और शादियों में लाउड स्पीकर नहीं बजाते हैं? तो हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति में तालमेल कैसे बढ़ाया जाए और कैसे दोनों को एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके जोड़ने की कोशिश की जाए, वो क्यों नहीं करते? उसी के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया, जिसके अंतर्गत वो लोकल्स को और जो हमारे अफ्रीका के बंधु हैं उनको बैठाकर उनकी पद्धति क्या है, उनका रहन सहन कैसा, दोनों को एक दूसरे को समझा रहे हैं। हाँ, और जहाँ तक आप जागरण की बात करें, वो साल में एक बार या दो बार, और कोई कीर्तन होता है साल में एक या दो बार, वो रोज के रोज प्रकार, अगर आपके पड़ोस में रोज के रोज कोई व्यक्ति हल्ला करेगा, कोई रोज लाउड म्यूजिक बजाएगा तो आपको भी कष्ट होगा। तो इतना उनको समझाने की बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वो ऐसा नहीं, वो भी समझ रहे हैं कि हाँ, हमको किस ढंग से हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमको यहाँ के सभ्यता के अनुसार, यहाँ के लोगों के अनुसार थोड़ा उसके अनुरूप अपने को बदलना पड़ेगा। हम ये नहीं कि हम रात को उनका जीवन शैली ठीक है, जैसे अभी हमारे पुलिस वाले बंधु रहते कि मैरी गोइंग अराउंड पर्सन, ऐसा नहीं है। वो अपना काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, देश में आते हैं, और इनसे पूछिए
जितने वजीफे, जितने इनको छूट इनको दी जाती है, आइए हमारे देश में आकर पढ़िए, और हमारे देश से इनको वजीफे दिए जाते हैं कि आकर पढ़िए। इसलिए दिए जाते हैं कि ये लोग हमारे यहाँ आएँ, हमारी कल्चर को समझे, हमारे देश को समझे, और हमारे यहाँ अपने देश में जाकर हमारे देश के बारे में बातचीत करें। हमारी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो है। अबू बकर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम कहा जा रहा है कि पुलिस चला रही है, आप लोगों से कोई बातचीत हुई, कोई सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम कम्युनिटी के साथ, इंडियन कम्युनिटी के साथ और आप लोगों की कम्युनिटी के साथ किया गया आप लोगों ने? लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? वो हाँ, मतलब कार्यक्रम हुआ या नहीं हुआ? बड़ी समस्या है। हाँ। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम बार बार इस तरह के मसले जब भी होते हैं, ये टिपिकल मेजोरिटेरियनिज्म का करेक्टर है कि आप जो विक्टिम को ब्लेम कीजिए। हमने गलती किया, लेकिन गलती करने का कारण हमारा कसूर नहीं है, गलती करने का कारण विक्टिम का कसूर है, उसने कुछ किया इसलिए हमने ओवर रिएक्ट कर दिया, तो इसलिए आप माफी मांग लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप एक समस्या को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि एक खास तरह का प्रेजुडिस इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, उसकी बार बार बात की जाती है, उस प्रेजुडिस को लेके मंत्री लोग भी बयान दे देते हैं, वो वापस नहीं लेते, माफी नहीं मांगते। एक बड़ी खतरनाक चीज है। जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, ये फिर हमें एक नया जो सिटीजनशिप का कल्चर डेवलप करना है वो नहीं होगा अगर आप विक्टिम को ब्लेम कर देंगे, फिर आप कुछ सुधरेंगे ही नहीं। उनको सिक्योरिटी कब क्यों महसूस नहीं हो रही, जब तक वो नहीं कहेंगे हाँ भाई अब ठीक ठाक है, सच में कुछ हुआ है, बाकी सब भाषणबाजी हो जाती है। जी, और अगर ये इसी तरह से जारी रहे, अगर ये इसी तरह से जारी रहेगा तो क्या अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों पर भी असर पड़ेगा? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। भारत और अफ्रीका के संबंध कई स्तरों पर डिफाइन किए जा सकते हैं, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अफ्रीकी नागरिकों के साथ भारत में होने वाले जो व्यवहार हैं या दुर्व्यवहार हैं जो जिनका आरोप लगाया जा रहा है उस पर बात कर रहे हैं, और बार बार माइंडसेट की बात उठाई जा रही है। बाली जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने शुरुआत की कि हम जो है विदेशी नागरिकों को अतिथि देवो भव की तरह देखते हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारे यहाँ जो अतुल्य भारत की तरफ से जो अतिथि देवो भव का जो नारा दिया गया या जो एडवर्टीजमेंट बनाया गया, उसमें एक भी साउथ अफ्रीकन नागरिक या एक भी कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो गोरा नहीं है। तो ये क्या परिलक्षित करता है, ये क्या दिखाता है? देखिए, आप अपने कार्यक्रम को विषयांतर दे रही हैं। मेरे हिसाब से दुनिया का कितना बड़े से बड़ा कोई शेफ होता है ना, वो जब कोई भी डिश बनाता है ना, उससे पहले वो चेक करता है कि उसमें नमक ज्यादा है या कम है। जब इतने बड़े शेफ से इतनी बड़ी गलती हो सकती है, तो समाज तो एक ऐसी ओपन चीज है, वहां गलती होना लाजमी है। मेरा प्रश्न ये उठता है कि अगर हमें इनसे इतनी हीन भावना थी तो हम अपने घरों में इनको किराए पे मकान देते कैसे हैं? अगर हमें इनसे इतनी नफरत पैसे होती, के लिए शायद नहीं, पैसों के लिए भी उसका भी आता हूं ना मैं। अगर पैसों के लिए भी देते हैं, एक प्रवृत्ति है, हमें बिजनेस करना है, मकान बनाया है, किराए के लिए जाए, एक नॉर्मल उसका टेंडेंसी बनी हुई है कि अगर आप मकान किराए पे दे रहे हो तो रेंट एग्रीमेंट देता है। क्या आप ये मुझे बताएंगे, मुझे हिंदुस्तानी होने के नाते क्या मैं रात को 12 बजे अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी के साथ उसके कंधे पे हाथ डालकर और शोर मचाते हुए आऊं और आकर मैं स्पीकर ऑन कर दूं, और मेरा मकान मालिक अगर मुझे रोकता है कि भाई आप ये मत करो क्योंकि मोहल्ले वालों को परेशानी होती है, और वो लेडी सीधे पुलिस स्टेशन में फोन करती हैं, और पुलिस स्टेशन अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बाली जी, मैं एक सवाल बस पूछना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अपनी पत्नी, अपनी गर्लफ्रेंड या जिसके साथ भी आता है वो गाते बजाते आता है और इसके बाद स्पीकर ऑन कर देता है और जोर जोर से आवाजें आती हैं, ये एक गलत व्यवहार है। लेकिन आप जब उस आदमी को अपने यहाँ घर में किराएदार के रूप में रखते हैं तो क्या आप उससे संवाद स्थापित करते हैं? अगर आपका संवाद होता, आपके परिवार का उन लोगों के साथ संवाद होता, तो शायद वो भी आपको थोड़ा बेहतर समझते और इस तरह की गलतियां ना करते। थोड़ा आप लोगों को भी तो अपनी तरफ से संवाद स्थापित करने की पहल करनी चाहिए। सिर्फ आपकी बात का सिर्फ छोटा सा जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि मैं अपने क्षेत्र से दे रहा हूं। मैं आरपी सिंह की बहुत सारी बातों से ना इत्तेफाकी रखता हूं। नीति के तौर पर सरकार को बहुत से नियम बनाने हैं, अपने उत्तरदायित्व से वो मुक्ति नहीं पा सकते। उनको जो आज माफ़ी मांगने की नौबत आई है, हो सकता है उनमें कोई गलतियां हैं, मैं उनसे सवाल अलग करूंगा, लेकिन यहाँ मैं भुगतभोगी हूँ। मेरे साथ के, मेरे समाज के, अगर हमारी RW में 10,000 मेंबर अगर रहते हैं, मैरोली को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसमें से 20 केस जब आते हैं और वो जब पुलिस स्टेशन तक पहुँचते हैं ना प्रैक्टिकली, तो वहाँ पर जब पुलिस इंस्पेक्टर को ये मेरिट बेसिस पे लेना होता है ना
सेक्शन, तो वहां पर बीच में भावनाएं आती हैं, वहां बीच में रेसिज्म आता है, वहां बीच में भारत सरकार आती है, वहां बीच में 54 देश आते हैं, वहां हमारा अतिथि बहुत दाव पे लग जाता है कि हम आयुष्मान हो गए, हम क्या हो गए। नहीं तो हम तो इसे सीधे नहीं करना। एक ही सवाल हमें कह रहे हैं कि merit पे करना है। सवाल सेंसिटाइजेशन इस का बात जो पे है कि प्रोग्राम अगर चलाने मैं की घर बात पर करता सरकार हूं, कर रही है, वो क्या अगर मैंने अपने कमरे में बैठकर दारू पी और जोर की म्यूजिक चलाया और मेरे पड़ोसी ने अगर पुलिस को फोन किया ना, तो पुलिस इंस्पेक्टर अगर मेरे साथ भी आकर डंडे मार के मुझे पुलिस स्टेशन ले जा सकता है, तो इनको क्यों नहीं ले जा सकता? सवाल ये है, जब बराबर की है ना, या तो पुलिस मुझे छोड़ रही हो, क्या हिंदुस्तानी, क्या पंजाबी, ठीक है, आपकी बात हो गई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ मालाकार साहब, ये एक लोकल लोगों की समस्या है कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है जो उनकी संस्कृति के मुताबिक नहीं है और उससे उनको परेशानी होती है, तो उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए? देखिए, सेंसिटाइजेशन मैं एक सेकंड इनसे इजाजत चाहूंगा, बीच में अपनी बात और थोड़ी सी उसमें जोड़ दूं कि ये अभी कुछ 2-3 चीजें ऐसी हैं कि मैं इस व्यवस्था के अंदर उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं चाहता नहीं कि मैं इनको नीचा दिखाऊं। उसमें वो घटनाएं हैं, अब छोटी सी घटना आती है कि ये छोटे बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि ये कैसा करते हैं, ये घटनाएं है, इंटरप्रिटेशन है, ये सामान लाकर बेचते हैं, ये ड्रग्स बेचते हैं, इन घटनाओं का जिक्र मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इनको जानकारी है। नहीं, ये इंटरप्रिटेशन की बात आप कर रहे हैं कि ऐसी आशंका है आपको, अगर ऐसा प्रूफ होता, तो कानूनी कार्रवाई, ये परसेप्शन के आधार पे आप किसी के बारे में राय ना बनाएं, क्योंकि अगर ऐसा प्रूफ है तो आप पुलिस को रिपोर्ट कीजिए और पुलिस आके छानबीन करे और उन्हें पकड़ के ले जाए, कानून को अपना काम करने दीजिए। फिर आप उस एक गलत धारणा के आधार पर आप अपने विचार क्यों बनाते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह की जो विचार बन रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रश्रय है, और उसका उदाहरण हमने आम आदमी पार्टी के एक नेता के रूप में देखा था जब खिड़की एक्सटेंशन में उन्होंने अफ्रीकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। क्या इसको इस रूप में भी देखने की जरूरत है कि राजनीतिज्ञों को भी थोड़ा सेंसिटाइज किया जाए? पहली बात है कि सेंसिटाइजेशन के 2 प्रोसेस, लॉ एंड ऑर्डर से कभी किसी समाज का सेंसिटाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा स्टेट की एक मशीनरी है और स्टेट के हिसाब से वो काम करता है। सोशलाइजेशन जब तक सेंसिटाइजेशन का नहीं होगा, पूरे समाज के सभी व्यक्तियों का जब हम उदाहरण सहित नहीं देंगे पूरी तरह, तब तक नहीं होगा। और उसमें जो हमारे विदेश नीति की प्रवृत्तियां हैं, उसमें जो हमारे सामाजिक अभी जो हमारी स्थितियां हैं, जो लगातार समाज के अंदर पैदा हो रही हैं, और जितने दलितों के साथ यदि भेदभाव रखेंगे तो एक भावना और दूसरे के लिए भी उसके लिए वैसी ही भावना होंगी। इसलिए समाज के आदमियों को सेंसिटाइज करना जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर से कभी भी सेंसिटाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। पिलांजी की घटना हो, पॉलिटिकल लिवरेज के लिए लेने के लिए हो, नेशनलिज्म को उभारने के लिए हो, ये तमाम चीजें ठूठ राष्ट्रवाद के लिए जो मैं बोला था आपके बीच में नहीं थे, मैं तो बोला नहीं था आपके बीच में। जातिवाद तो नहीं है, डरबन में ये सवाल उठा था, राष्ट्रवाद तो जातिवाद को हटाता है। डरबन में ये सवाल उठा था कि डरबन में सवाल जातिवाद और राष्ट्रवाद की, सुनिए, डरबन में ये सवाल उठा था। उस समय भी भारत के ये तमाम प्रशासनिक लोग कहते थे कि जातवाद और नस्लवाद में कोई संबंध नहीं है और जातवाद को उठने नहीं देंगे। ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय सवाल है नस्लवाद का, जिसका कास्टिज्म से रिलेशन है, जिससे दलित की मुक्ति से इसका संबंध है। सेठ साहब, आप तो पॉलिटिशियन हैं, जनता को भी बोलने दीजिए अपनी बात। मैं उस एरिया से ताल्लुक रखता हूं जिस एरिया के अंदर रिसेंटली ये मिस हैपनिंग्स हुई हैं। आज ये जो दर्द हो रहा है नाइजीरियन कम्युनिटी को, ये क्यों हो रहा है? इसका एक वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि यदि आप एक गलत स्टेप ना उठाने की कोशिश करें या ना सोचें, तो आपको रिस्पॉन्स में गलत स्टेप मिल ही नहीं सकता। ठीक है, अबू बकर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जो इंसिडेंट में हुआ सिर्फ नाइजीरियंस नहीं हो, नहीं सबके साथ, हाँ, सबके अफ्रीकान्स हो, और यहाँ जो लोग ने इंडियंस हर अफ्रीकान्स में नाइजीरियंस बोलते हैं, नाइजीरियन तो हर अफ्रीकन नाइजीरियन नहीं होते हैं, और हर अफ्रीकन ड्रग डीलर नहीं है, और हर अफ्रीकन औरत प्रोस्टिट्यूट नहीं है। अगर कोई ड्रग केस हुआ और कुछ, तो ये सब मॉब का मैटर नहीं है, ये पुलिस का काम है, कोई मॉब नहीं। बिल्कुल ठीक है। और हम यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आया हूँ, और पढ़ने के बाद हम वहाँ
जा सकते। तो अपने ही समझो। मैं अब आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आपके पड़ोस में जो खड़े हैं बगल में, उन्होंने कहा कि जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स या जो नागरिक आते हैं उनके मोहल्ले में रहने के लिए, वो देर रात आते हैं, शोर मचाते हैं, गाना बजाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं और गलत काम करते हैं। ये परसेप्शन उनके अंदर क्यों हो रहा है? क्या आप लोगों से उनका कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होता है? क्या वो लोग कभी आप लोगों को मना करने आते हैं कि ऐसा मत करिए? क्यों ऐसा बार बार उनकी शिकायत बार बार ऐसी क्यों आती है? या क्या जब आप लोग भारत आते हैं तो आपके देश में आपकी एम्बेसी की तरफ से या आपके संस्थानों की तरफ से ये बताने की कोशिश की जाती है कि भारत का कल्चर ऐसा है, वहाँ पर इस तरह से रहना चाहिए? ये तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पुलिस को बुलाओ, पुलिस इस मैटर को पता है कैसे संभालूं। और मेरे अपार्टमेंट में तो कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ में, लेकिन जो इंडियंस वहाँ रहे ना, बहुत पार्टी करते हैं, बहुत नॉइज, लेकिन हम कभी नहीं कंप्लेन नहीं किया, कभी नहीं, क्योंकि हम पीस लविंग है। हाँ, पीस लविंग पीपल है। और बहुत कुछ हो रहा है, जैसे जी वो तो हम एलियन जैसे दिख रहा है, एलियन जैसे, क्योंकि बहुत चीज बुला रहे हैं हम। और एक इंडियन ने पिछले महीने में और एक अफ्रीकन, वो मेरे अपार्टमेंट में रहने वाला हूँ, वो पीछे पीछे फॉलो कर रहा है, बिल्कुल अंदर घर के अंदर, बोला आई वांट टू हैव सेक्स, आई वांट टू हैव सेक्स। वो मेरे पास आया, बोला प्लीज़ पूछो ये उनकी प्रॉब्लम क्या है। मैंने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है? बोला सेक्स चाहिए, सेक्स। मैंने बोला क्या ये जनता है कौन है? बोला नहीं। मेरा बोला ये मेरा सिस्टर है, वो भाग गया। तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो ये मतलब ये मैं रिक्वेस्ट करूं, आप एक तक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, और मैं अपने जितने अफ्रीकी फ्रेंड हैं यहाँ पे भी जो सुन रहे मेरी बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी कृपा कर, जैसे आप कह रहे हैं कि पुलिस को फोन करें, आप भी कृपा करके एक फॉरेनर्स हेल्पलाइन है जो दिल्ली पुलिस ने शुरू की है, उसको भी टेस्ट कर ले, आप कोशिश करें। उसका नंबर मैं इसलिए ताकि पता लग जाए, 875087441111 ये नंबर है। कृपा कर अगली बार आप झगड़ा होने का इंतजार मत करिए, इस बात का इंतजार मत करिए कि कोई आपके आकर झगड़ा करेगा। अबू मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपको हल्का सा भी कहीं कोई लगता है कि रेसिज्म की बात हो रही है, आपके प्रति कोई भेदभाव की बात हो रही है, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार भी कर रहा है, तो आप तुरंत, आज तो मोबाइल सबके पास है, तुरंत उस हेल्पलाइन पे फोन करिए। और आपको लगे कि नंबर बता दीजिए। हाँ, मैं दोहराता हूँ, 8750871111। हमें आप आज ये बता के जाइए कि सिर्फ फोन नंबर देने से वो घंटी वहां बजती है नहीं बजती, उससे हमें आरपी सिंह जी कोई सरोकार नहीं है। हमें एक आम आदमी होने के नाते एक सामाजिक व्यवस्था में ये चाहिए कि मैं आरडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करता हूं, तो क्या अगर आरडब्ल्यू के साथ मिलकर सरकार इंटरेस्टेड है बात करने में? क्या हमें कोई उत्तरदायित्व देगी? क्या हमारे साथ मिलकर काम करेगी? अगर करेगी तो किस रूप में करेगी? हम इनका साथ देने को तैयार हैं। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। जी, बिल्कुल, आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं और ऐसे हैं जिन पे लागू होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार सेक्शन 153C के अंतर्गत आईपीसी के अंदर कोई बदल लाकर, ताकि इसमें रंग भेद और किसी की नाक नक्श के अनुसार या फीचर के हिसाब से ना भेद हो, उसकी चिंता हो रही है। और यहाँ तक आपके साथ मैं वापस कह रहा हूँ, मैं तो अभी भी कहा कि इस कार्यक्रम के बाद भी मैं खुद चिंता हो रहा है, आप ये पाएंगी जो मैं कहकर जा रहा हूँ, इस कार्यक्रम के बाद भी मैं चिंता करूँगा। और दिल्ली पुलिस ऑलरेडी इस बारे में लगी है सरकार के निर्देशानुसार, किस प्रकार सेंसिटाइजेशन हो, किस प्रकार आपस में मेल जोल हो, किस प्रकार ठीक हो, बातचीत ठीक हो। और हम भी चिंता करेंगे इस प्रकार कि किस प्रकार ये मामला आपस में ठीक बने, आपस में जो किराएदार रहता है, उनको जो मकान मालिक है, उनके झगड़े आपस में ना हो। आप इनकी मदद ले लीजिएगा, मैं अगले सवाल की तरफ sorry, it's not all about giving an helpline to internationally. I want to give an instance that happened in Jaipur, NIMS University. An incident happened between the community and the students, and the police came and arrested 20 students, take them to police station and were beaten, broken their legs. You are telling us to call the police when the police are not even supporting the foreigners. Where are we? We are not safe. To tell you the truth, go and make your investigation. Okay. Go to me. It happened April 14th of this year between the communities and the students, but the police negligently took the foreigners and beat the hell out of them. And you are saying we should be calling for police?
let's be sincere, the racism is not just in the community, it's even happening in the police. ओके पुलिस भी तो उसी सामाजिक व्यवस्था से आती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बात है। मैं पुलिस भी बिल्कुल ठीक मानता हूँ, पुलिस भी उसी सामाजिक व्यवस्था से आती है, परंतु पुलिस के कारण ये नहीं कि किसी रंग भेद के कारण से पुलिस ने वैसा किया होगा। परंतु हाँ, मैं वापस कह रहा हूँ, जब कोई चीज़ होती है, कोई घटना होती है, इसका कोई बीमारी होती है, तो उसका इलाज भी ढूंढा जाता है। व्हेन देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर सॉल्यूशन, वी ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट, एंड दैट्स हाउ the helpline number, earlier this helpline number was not active, now this helpline number is activated. Even the officers concerned are being properly trained to attend, and they are, even the languages, they've been told what language or what dialect they have to talk in. My name is Lawrence. Your sensitization is very nice. Okay, if you sensitize the police, then they can do the policing and protect the foreigners and the Indian populace also. Not only the foreigners are being affected by this, both Indians are also being affected. Now, we have to accept the fact that this thing is imminent, so we can cure it. And I believe that is why your sensitization is being invented, because you have already accepted the fact that these are racial acts and these are vices in the society. So we need to cure ourselves from it. Now, another thing is that the people has to be aware that there are differences among people. Individually, we have differences. And until we have understood our similarities, because we still have similarities as human beings, as blacks, as Indians. So until we've accepted that similarities, then respect the differences, then I don't think we can move forward. Because no matter the argument we have here, if we instigate people that these things are not racial, these people are doing wrong activities, these people are bad, then they will keep doing this. Indian people are law-abiding. I know that as a fact. But this anti-racial bill has been passed since 1984. It has not been made into a law. Once it is made into a law by the politicians and the lawmakers of India, I believe the Indian people will accept and, abide by that law, and these things will be limited. So your sensitization of the police is very good. You can see in the other incidents in Rajiv Chowk and other places, police stood aside. The Tanzanian girl was beaten by mob, and the police was there. They couldn't do anything. So when you sensitize them and teach them properly their job, then I believe they can move forward. So I really appreciate what you're doing. Lawrence, I understand, and I understand your hurt also. My only request to you is that the process has started now. There were problems, and as far as Act goes, there is already a process on to get it in the Act, we change the law and get it under the Act, so that the racial and all. But I'm again saying, this is not racial. Had it been racial, then none of the African students would have stayed. Or you stay with all these people, local people. They keep you as friends. They keep you as friends. So it's not racial at all. सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास वक्त कम रह गया। अगला सवाल। मेरा नाम शंकर बसुमतारी है, मैं बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल से हूँ, आसाम से बिलोंग करता हूँ। तो मैं भी पिछले साल 2015 में प्रे हो चुका हूँ एक ऑटो के हादसा में। मतलब मैं पहाड़गंज से आ रहा था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक, तो एक ऑटो वाला ने 7 रुपये से मतलब एग्रीमेंट हो रहा था। तो उसके बाद बीच में जाके थोड़ा मतलब वो इंडिया गेट और वो पार्लियामेंट की वो जो है वो देखने के लिए मिलता है, उसमें 2 मिनट रुका। उसके बाद आकर के पहुंचा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में। तो फाइनली चार्ज उसने क्या मांगा 180। तो उसमें इतना फ़र्क क्यों आया? ऐसे ही मतलब नए लोग जो आता है, मैं पिछले साल ही नया हूँ दिल्ली में आकर, ऐसे मतलब जो भी आता है यहाँ नया तो ऐसे मतलब दूसरे नज़र से दिखता है, हमको नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से देखा जाता है। ऐसे मतलब ये रेसिज्म का बात है, इसलिए मेरे नॉर्थ ईस्ट का बात जोड़ लिया। ये तो साफ है कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ अलग अलग तरीके का व्यवहार हो रहा है। सरकार अपनी तरफ से संवेदनशीलता दिखा रही है, आप माफ़ी भी मांग रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका और सोल्यूशन क्या है ताकि ये जो हमसे डिफरेंट हैं, चाहे वो हों चाहे ये हो या दूसरे और भी कम्युनिटी के लोग, उनको हम एक्सेप्ट कर सकें? मैडम, ये भारत देश है और भारत माता कहलाती है, अफ्रीकन कभी माता नहीं कहलाती। हाँ। स्विट्जरलैंड माता नहीं कहलाती, अमेरिकन माता नहीं है, ये भारत देश है और ये बहुत सभ्यता का देश है।
बहुत संवेदनशील लोग यहाँ रहते हैं और ये परेशानी कभी भी किसी के साथ क्रिएट हो जाती है। हम सब लोग इनके साथ हैं और सच्चाई है कि ये हमारे मेहमान हैं और मेहमान का गिव रिस्पॉन्स, फ्यूचर सॉल्यूशन क्या टेक रिस्पॉन्स। देखिए, हम अपने देश में विभिन्नता को, और जब हम मानते हैं कि विभिन्नता में एकता वाला हमारा ये देश है, तो फिर हम अपने से डिफरेंट लोगों को क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? समाज में क्या परिवर्तन की जरूरत है? ये ना 2-3 लेवल पे देखना पड़ेगा इसको। ये बोला जाए कि सिर्फ समाज का इशू है या सिर्फ सरकार का इशू है, उससे बात नहीं बनेगी। बात यह कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये विभिन्नता में एकता से बात नहीं बनेगी। आपको विभिन्नता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो डाइवर्सिटी इज गोइंग टू बी द रूल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया में नहीं, सारी दुनिया में जाके देखिए, किसी शहर में चले जाइए, दुनिया के किसी शहर में चले जाइए, आपको अलग अलग तरह की विभिन्नता मिलेगी। पहले एक नेशनलिज्म होता था, एक फ्रेंच है, वहां पे सारे फ्रेंच स्पीकिंग लोग ही रहते थे। आज किसी दुनिया में कहीं पे भी नहीं रहा। तो विभिन्नता का एक जो डाइवर्सिटी की बात जो उन्होंने की, और डाइवर्सिटी की इज्जत करना एक कल्चरल लेवल पे बट ऑल्सो एक पॉलिटिकल लेवल, राजनीतिक तौर पे हम ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि आज की दुनिया में जो अभी आपने बात कहा, अफ्रीका की जो वैल्यू है वो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है। अफ्रीका की वैल्यू बाकी सारी दुनिया में देश को कैसे अपनी स्ट्रेटेजी चलानी है, नेशनलिज्म के तरीके भी सोचना पड़ेगा, आपको राजनीतिक और आर्थिक तरीके से भी सोचना पड़ेगा। ये एक सिंपल बात नहीं है, इसलिए इसको मुद्दा बनाना बड़ा जरूरी है। और वो हमारे देश के लिए भी इसका जो ढांचा है, फ्रेमवर्क है, वो डेमोक्रेसी में है, वो हमारी पास्ट ट्रेडिशन में आपको नहीं मिलेगा। आज जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट दिल्ली में पढ़ने आते हैं, आज से 200-400 साल 500 साल पहले नहीं आते थे। आज जो है हर आदमी इस प्रजातंत्र में पूरा हिस्सा चाहता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो। हाँ जी, तो ये जो सिटीजनशिप का जो एस्पिरेशन है, उसमें अपने आप को हमें रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। उस तरह से आप कहेंगे नहीं, ये जो हमारा शहर है, हम जैसे चाहें वैसे हर कोई रहे, बाकी हम नहीं मानेंगे, उस तरह से आपका नहीं लगेगा। वो हर जगह पे उससे एक नया एक पॉलिटिकल कल्चर, एक सामाजिक जो ढांचा हमें बनाना पड़ेगा। तीसरे लेवल पे जो आपने बात कहा कि हमारे तीसरे लेवल पे जो हमारी बात है, उसको इंटरनल रिफ्लेक्ट करना बड़ा जरूरी है, हर किसी को करना जरूरी है। अफ्रीका वाले भी करेंगे, हमें भी करना पड़ेगा कि आज की अगर फ्यूचर का एक समाज हमें बनाना है, जो दुनिया का एक ढांचा है जिसमें हमारे बच्चे मोबाइल होंगे, वो भी बाहर जाएंगे, कोई हो सकता है अफ्रीका में जाके नौकरी करे, कोई इंग्लैंड में जाके नौकरी करे, ऑस्ट्रेलिया में हाल में हमने देखा और ऑस्ट्रेलिया ने स्वीकार किया कि भारतीयों के साथ बदलना पड़ेगा। मैं नहीं करेंगे, हमारे बदलने की जरूरत है। तो ये एक नया सभ्याचार जो है उसको एक विकास करना पड़ेगा, उसके बारे में नया सोचना पड़ेगा। और वो सोच ऑलरेडी चल रही है। बहुत सारे लोग मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं कि हर अलग अलग लोग कल्चर आते हैं, उनके एक अधिकार होते हैं, चाहे वो आपका सिटीजन हो या ना हो। मैं अगर अमेरिका जाता हूं तो मेरा अधिकार है, मैं सिटीजन वहां का नहीं हूं। वो एक मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप की जो बात आती है, अलग अलग तरह के डाइवर्सिटी को लेके आप एक साथ कैसे रहे हैं, इसके ऊपर बहुत विचार हो रहा है। इसका सोल्यूशन आप कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ही है। मैं सीपाल सिंह आपसे जानना चाहती हूँ, आप किस तरह का सोल्यूशन देखते हैं इस मसले का? मैं 3 बातें कहूंगा जी। फर्स्ट सवाल कि हमें जो डॉगमेटिक एटीट्यूड है, जो बात हमने कह दी वही सही है, बाकी गलत है, ये डॉगमेटिक एटीट्यूड आ रहा है हमारी कंट्री में, ये खत्म होना चाहिए। डॉगमेटिज्म को खत्म करिए। दूसरा, सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल एंड्स। जो बाहर से आते हैं उनको भी जब एडवाइजरी देती है उनकी कंट्री, वो बताया कि इस हिंदुस्तान के कल्चर में आ रहे हो, ये एडवाइजरी है। और यहाँ भी जो हमारे आदमी है, हमारे देश में, उनको भी सेंसिटाइज। और साथ पुलिस की सेंसिटाइजेशन। बड़ी अच्छी बात एक मेरे दोस्त ने, अफ्रीका ने कही कि पुलिस की, आप देखिए, आपको याद नहीं होगा, 2013 में एक पंजाब पुलिस अफसर ने बड़ी गलती से FIR में ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए एक अफ्रीकन के लिए, जिसके लिए कांगोलिस में एक बहुत वाबेला खड़ा हो गया। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, वो FIR में दर्ज कर दिया, लीगल FIR में दर्ज कर दिया, उनके खिलाफ ऐसा लफ्ज यूज किया। तो ये जो सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, इसकी रेपरकशंस क्या हो सकती है? आपने इकोनॉमिक रेपरकशंस बता दी। इकोनॉमिक रेपरकशन हो सकती है, हमारा बहुत उनके साथ ट्रेड है। दूसरी रेपरकशन देखिए, ओलिवर की यहाँ पे डेथ हुई तो उसी दिन सेकेंड दिन कांग्रेस में हमारे वहां पे कम से कम 10,000 शॉपकीपर है, और वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया कांग्रेस के साथ, और उन्होंने शॉप्स बंद कर दी। अगर कोई ऐसी घटना हो जाती, कोई रेपरकशन हो जाती, जो हमारे इंडियन वहां बैठे हैं उनका भी ख्याल करें। तो तीनों बातों को मद्देनजर रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि अपना डॉगमेटिज्म खत्म करिए। सेंसिटाइजेशन एट ऑल लेवल इज रिक्वायर्ड, इवन पुलिस सेंसिटाइजेशन इज रिक्वायर्ड। थर्ड है कि इन एडिशन टू इकोनॉमिक, आप जो दूसरी रीजन है कि आपकी कम्युनिटी पे इसका रेपरकशन क्या होगा, वहां जो बैठे हैं
उसको सोचिए। और मैं ये सोचता हूँ ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये कह देना हम ये करेंगे, ये जी जी, आपने इम्पोर्टेंट बातें कही। आपने कहा कि सेंसिटाइजेशन के साथ साथ डॉगमेटिक एटीट्यूड पर भी लगाम लगाने की जरूरत है और ये भी जानने की जरूरत है कि इसका रिपरकशन क्या हो सकता है। इसके अलावा सरकार इन मुद्दों पर ध्यान दे रही है। सरकार ने, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने, और खास तौर से विदेश मंत्री की तरफ से जो पहल की गई उसको काफी सेंसिटिवली उन्होंने उठाया, लेकिन इसके आगे कहाँ जाने की जरूरत है? सर मैं छोटा सा 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, विशेष नहीं। सेंसिटाइजेशन के 2 बातें जो महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, असहमति के साथ सहमति बनाने का सवाल और असहमति के साथ जीने का एक ढर्रा हमारे जिंदगी में बनना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे जो साझी संस्कृति का एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिसमें आर्य आए, शक आए, कुषाण आए, मुगल आए, ब्रिटिश आए, तमाम लोग आए और ये सबों ने आकर के हमारे साझी संस्कृति को मजबूत किया है। ये साझी संस्कृति का एक जो इतिहास के माध्यम से हमें लोगों को शिक्षा देने की जरूरत है, न कि एक संस्कृति को थोपा जाना, एक संस्कृति को थोपा जाना, इसी से रेसिज्म पैदा होता है। इसलिए 2 बातों पर मैं सोचता था कि छोटी आप देखिए, छोटी आपकी ये बात बिल्कुल मान्य है कि हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटीज है उसको मानते हो और असहमति है तो उसको भी हम माने, असहमति हो सकती है माने, परंतु ये भी ध्यान रखिए कि जो हमारे, मैं वापस कह रहा हूँ, ये जो मित्र बाकी जितने साथी यहाँ बैठे हैं उनसे भी, ये जो हमारे मित्र हैं, हमारे मेहमान हैं, इनको मेहमान की तरह ट्रीट करिए। अगर कोई इनसे गलती हो जाए तो बड़े भाई की तरह, एक बड़े अपने परिवार में जैसे कोई छोटा व्यक्ति भाई बाहर से आया उसकी चिंता करते हुए अनदेखी करिए, जब समझाइए उनको, और ये मत करिए कि उनको वापस उसको रिस्पॉन्स दीजिए, उससे बात खराब होगी और उसमें कई कसर को ठीक करें। साझी संस्कृति के विरासत को समझते हुए उसका हल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में निकालना पड़ेगा और तभी शायद हम इन तमाम इनके जैसे या तमाम और दूसरे देशों से जो आ रहे हमारे पास अतिथि हैं उनको अपने जैसा मानकर उनको अपने जैसा व्यवहार दे सकेंगे, जिससे इनकी शिकायत या ऐसे बहुत सारे लोगों की शिकायत दूर हो सकेगी। फिलहाल के लिए आप जैसे सभी लोगों की शिकायत, माइनर केस मत समझिए जी, ये माइनर केस नहीं है, ये बड़ा केस है और इसीलिए हम आज यहाँ पर बहस कर रहे हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। नमस्कार।